कहानी की शुरुआत होती है यूनाइटेड किंगडम में। इस बड़े और ऐतिहासिक आइलैंड पर जिंदगी एकदम नॉर्मल चल रही थी, लेकिन अचानक एक दिन लोगों के दिमाग में हैवानियत छा गई। वो एक दूसरे को मारने लगे मानो पागल हो चुके हों। इस बीमारी से ज्यादातर लोग इन्फेक्ट हो गए, लेकिन कुछ लोग किसी तरह बच भी निकले। इसे रेज वायरस का नाम दिया गया। ये वायरस पूरे यूनाइटेड किंगडम के आइलैंड पर फैल गया। पूरी दुनिया में यहाँ के लोगों का आना जाना बंद कर दिया गया ताकि ये वायरस आगे ना फैल सके। यहाँ तक कि बचे हुए लोगों को भी वहीं छोड़ दिया गया। इस घटना को 28 साल बीत गए। बचे हुए लोग छोटे छोटे बाहरी इलाकों में जी रहे थे। ऐसे ही एक कस्बे में एक बाप ने अपने बेटे स्पाइक को उठाया और कहा कि आज तेरा बड़ा दिन है। बाहर दूसरे लोग भी अपना अपना काम करने में लगे हुए थे। इन लोगों के पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो ये पुराने जमाने की तरह बिल्कुल आम तरीके से रहने लगे थे। स्पाइक तुरंत उठा और तैयार हुआ। उसने अपना सामान पैक किया। दरअसल आज स्पाइक पहली बार उन इन्फेक्टेड लोगों के इलाके में जाने वाला है। वो अपने पिता के साथ खाने पीने का सामान ढूंढने जाएगा, और एक बार अगर वो शिकार के लिए चला गया तो बच्चा नहीं रहेगा, मर्द बन जाएगा। उसके पिता जेमी ने उससे पूछा कि सब कुछ पैक कर लिया है। स्पाइक ने फिर से चेक किया और कहा कि हाँ। जब वो लोग खाना खा रहे थे तो घर के दूसरे हिस्से से आवाज आई। स्पाइक की माँ उठ गई थी। जेमी पहले उसके कमरे में गया और स्पाइक पीछे पीछे। माँ ने उनकी मदद न कर पाने के लिए उनसे माफी मांगी और स्पाइक को गले लगा लिया। उसने कहा कि सुबह से मेरे सर में बहुत दर्द है। वो ठीक होने की कोशिश तो करती है, लेकिन साफ दिख रहा था कि ये बीमारी उसे पकड़ चुकी है। माँ को दोबारा बिस्तर पर लेटाकर स्पाइक अपने पिता जेमी के साथ निकल गया। जब वो लोग गाँव से गुजर रहे थे तो लोग उन्हें अलविदा कहने बाहर निकले। कुछ लोग हिम्मत दे रहे थे तो कुछ बस सर हिलाकर इज्जत। एक छोटी लड़की ने तो स्पाइक को एक फल भी दिया। इस कस्बे के गेट पर वहाँ की लीडर जेनी उनका इंतजार कर रही थी। जेनी ने फिर उन्हें अपने कस्बे के नियम याद दिलाए। एक बार तुम लोग बाहर चले गए तो वापस आ सकते हो, लेकिन अगर नहीं आए तो कोई तुम्हें बचाने नहीं जाएगा। ये हमने बहुत सी ठोकरें खाकर सीखा है। बहुत लोग गए और ज्यादातर वापस नहीं आए। मतलब जब तुम मेन लैंड पर जाओगे तो सिर्फ अपने भरोसे हो, समझे? जेमी और स्पाइक ने हामी भरी। फिर जेनी ने वॉचमैन एंट से पूछा कि सब ठीक तो है ना, कुछ अजीब तो नहीं लग रहा। एंट ने कहा कि सब कुछ शांत है, कुछ भी गड़बड़ नहीं दिख रही। ये सुनने के बाद जेनी ने दरवाजा खोलने के ऑर्डर दिए और उसी के साथ बाप और बेटा निकल पड़े। उनके पास बंदूकें नहीं हैं, सिर्फ तीर और चाकू हैं। चलते हुए जेमी ने स्पाइक से इस रास्ते के बारे में कुछ सवाल किए। स्पाइक ने बताया कि यही हमारा पुल है, सिर्फ इसी रास्ते से हम मेन लैंड जा सकते हैं। लेकिन ये रास्ता सिर्फ तभी दिखता है जब लहरें कम होती हैं। जब लहर ऊपर आ जाएगी तो ये रोड पानी में डूब जाएगा और हम भी डूब जाएंगे। जेमी ने स्पाइक को बताया कि सिर्फ 4 घंटे हैं हमारे पास, उसके बाद लहरें बहुत ऊंची हो जाएंगी, तो हम टाइम पर निकल लेंगे, ठीक है? वो दोनों संभल कर आगे बढ़ रहे थे और तभी उन्हें एक सुनसान जगह दिखाई दी। जेमी ने कहा कि यहाँ से हम अपना फ्यूल लेते हैं, एक दिन तुम्हें भी यहाँ काम करना होगा। फिर वो दोनों ऊपर की तरफ चढ़ने लगे और एक बड़ा सा खाली मैदान दिखा। इसे देखकर स्पाइक हैरान हो गया। उसने अपनी जिंदगी में सिर्फ वो छोटा सा गांव देखा था। इतनी बड़ी खुली जगह उसने कभी नहीं देखी थी। स्पाइक ने कहा कि जैसे हम बचे हुए हैं, इसी तरह और लोग भी तो अपने कस्बे बना के रह रहे होंगे। जिस पर जेमी ने कहा कि इतना मत सोचो, जो है उसमें खुश रहो, ठीक है? अब दोनों आगे बढ़ चले जंगल की तरफ। दूर कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। वो एक बड़ा सा इन्फेक्टेड आदमी था। उसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा और गंदा था, अजीब और डरावना। जेमी ने उसकी ओर इशारा करके स्पाइक को बताया कि क्या करना है। एक इन्फेक्टेड देखा है तो मतलब आसपास और भी होंगे। हर तरह के इन्फेक्टेड इंसान को अलग तरीका है मारने का। इस वाले की गर्दन पर गोली मारनी होगी। वो इन्फेक्टेड अजीब तरीके से चल रहा था। उसके ऊपर फंगस और चिपचिपा सा कुछ लगा हुआ था। उसकी काली चमड़ी लटक रही थी। शरीर आधा जिंदा आधा मरा हुआ। वो जमीन पर घिसड़ घिसड़ कर चल रहा था। जल्द ही वो कुछ खाने लगा। स्पाइक ने अपना तीर कमान निकाला और निशाना साधा। उसका तीर बिल्कुल गर्दन के पार हो गया, लेकिन पीछे से एक और इन्फेक्टेड आ गया। जेमी ने उसे देख लिया और फटाक से निशाना लगाया। धीरे धीरे और भी इन्फेक्टेड लोग आने लगे। जेमी ने बड़ी शांति से काम लिया। उसने एक एक करके सटीक निशाने लगाते हुए सबको मार डाला। फिर उन्हें एक छोटी इन्फेक्टेड बच्ची दिखाई दी। उन दोनों ने ही उस पर तीर नहीं चलाया और वो लड़की भाग गई। जेमी ने स्पाइक को शाबाशी दी। अच्छा शॉट था। तो कैसा लग रहा तुम्हें अपने पहले शिकार के बाद? स्पाइक ये सारा खून खराबा देखकर थोड़ा डरा हुआ था। जेमी ने कहा कि बुरा महसूस मत कर, क्या खाक जिंदगी जी रहे थे ये? तूने तो इन्हें मुक्ति दी है और अब हमें जल्दी से निकलना होगा। ये आवाज सुनकर और इन्फेक्टेड आ जाएंगे। अब वो दोनों और अंदर बढ़ने लगे मेन लैंड में। अचानक ही एक हिरणों का झुंड पेड़ों के बीच से भागने लगा। स्पाइक पहली बार ऐसे जानवर देखकर हैरान और खुश दोनों हो गया।
अब उन्हें एक खाली घर मिला, दोनों ने तीर तैयार रखे और आगे बढ़े। घर ऐसा लग रहा था मानो किसी ने पहले ही यहाँ जांच पड़ताल कर ली है, जो भी काम का मिला ले जा चुके हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने तलाशी लेना सही समझा। कुछ देर बाद जेमी को एक फ्रिस्बी मिली, उसने एक्साइटेड होकर उसे स्पाइक को दिखाया। तभी एक और कमरे से आवाज आने लगी, दोनों चेतावनी से उस कमरे की तरफ बढ़ने लगे। अंदर उन्हें एक डेड बॉडी लटकी हुई मिली, उल्टी पैर से बंधी हुई, उसकी छाती पर मानो कुछ कोद दिया गया था। स्पाइक ने अपना चेहरा घुमा लिया, लेकिन जेमी ने कहा कि देखो, ध्यान से देखो। तभी वो बॉडी हिलने लगी, वो आदमी इन्फेक्टेड था। जेमी की आवाज सीरियस हो गई, उसने स्पाइक को बताया कि तू कह रहा था ना कोई और कबीला भी देखना है, ये ऐसे ही किसी कबीले का आदमी है, इसे सजा के तौर पर यहाँ लटकाया गया है ताकि वो इन्फेक्टेड इसे जिंदा खा जाए। स्पाइक इतनी हैवानियत देखकर हिल गया, उसने पूछा कि ऐसा कोई क्यों करेगा, कुछ किया होगा इसने ऐसा, मुझे क्या पता। जेमी ने जवाब दिया, उसने स्पाइक से कहा कि इसे खत्म कर दो, इससे पहले ये पूरी तरह इन्फेक्ट हो जाए, इस आदमी को इसके दर्द और तड़पन से मुक्ति दे दो। स्पाइक थोड़ा हिचकिचाया, जिसके बाद वो आदमी झटके लेने लगा, फिर तेजी से हिलने लगा, जिससे रस्सी टूट गई और आदमी जमीन पर गिर पड़ा। उसी पल स्पाइक ने एक तीर उसके सर में दाग दिया और वो आदमी मारा गया। जेमी ने खुश होकर कहा कि बढ़िया, ये सही किया तुमने, और दोनों आगे बढ़ गए। दोनों जंगल के अंदर बढ़ रहे थे। आगे उन्हें एक हिरन के बचे हुए टुकड़े मिले, फाड़े हुए, इधर उधर बिखरे हुए। ये देखकर स्पाइक को घिन आ गई। पहले लगा शायद किसी बाज ने खाया होगा, लेकिन हिरन का सर उन्हें पेड़ के ऊपर लटका हुआ मिला। इससे सब कुछ साफ हो गया। इसका एक ही मतलब है कि यहाँ पर एक अल्फा है। अल्फाज बाकी इन्फेक्टेड लोगों जैसे नहीं होते, ये ज्यादा ताकतवर, तेज और चालाक होते हैं, इंसानों की तरह काफी हद तक सोच सकते हैं। जेमी और स्पाइक तुरंत समझ गए कि जल्दी से वापस जाना होगा। स्पाइक ने पूछा, हम वापस जा रहे हैं? जेमी ने कहा कि तुमने अपना शिकार कर लिया, इसी के लिए आए थे, अब सवाल मत करो। लेकिन स्पाइक और सवाल पूछने लगा। जेमी ने उसे एकदम चुप होकर चलने के लिए कहा। दोनों तेजी से वापस जाने लगे, लेकिन अब देर हो चुकी थी। थोड़ा दूर इन्फेक्टेड दिखाई दे रहे थे, पहले एक, फिर उनके बीच में एक अल्फा भी आ गया। जेमी स्पाइक को जंगल के अंदर ले गया और पीछे से इन्फेक्टेड का एक झुंड उनकी तरफ बढ़ने लगा। इन्फेक्टेड एक अलग से तरीके से चलते हैं और बहुत तेज भी। जेमी ने तुरंत उनका सामना किया। वो और स्पाइक आगे बढ़ते रहे, दौड़ते हुए तीर चलाते रहे। उन्हें कुछ भी करके इस झुंड से दूर रहना होगा, फंस गए तो मारे जाएंगे। लेकिन स्पाइक अब घबरा गया, डर उस पर हावी हो गया था। उसकी सारी ट्रेनिंग धरी की धरी रह गई, उसका एक भी तीर निशाने पर नहीं लग रहा था। लेकिन जेमी उन पर तीर बरसाता हुआ स्पाइक को भी साथ साथ बता रहा था कि कैसे तीर चलाना है। लेकिन स्पाइक बहुत ज्यादा डर चुका था। बड़ी मुश्किल से वो दोनों एक पुराने घर तक पहुंचे और दरवाजे को जोर से बंद कर दिया। जैसे जैसे इन्फेक्टेड उनके करीब आ रहे थे, जेमी उन्हें तीर से मार रहा था। जेमी और स्पाइक जल्दी से सबसे ऊपर वाले स्टोरेज एरिया में चढ़ गए। उन्होंने ऊपर आने के पूरे रास्ते को अपनी तरफ से जितना हो सकता था बंद कर दिया। उन्होंने देखा कि इन्फेक्टेड उन्हें अभी भी ढूंढ रहे हैं। जेमी पीछे लेट गया, वो बहुत ज्यादा थक चुका था। रात को उन दोनों ने दूर से देखा कि अल्फा दूर खड़ा उन्हें देख रहा है। जेमी ने स्पाइक को बताया कि ये बाकी सब जैसा नहीं है, हम उससे लड़ नहीं सकते, खासकर इन तीरों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं, ये काफी नहीं होंगे उसे मारने के लिए। डर के मारे स्पाइक ने पूछा कि अब हम क्या करेंगे, जिस पर जेमी ने उसे बताया कि हमारे पास एक ही ऑप्शन है, बस इंतजार करना। स्पाइक ने अपने पिता से बहुत ज्यादा डर जाने के लिए माफी मांगी। इस पर जेमी ने कहा कि पागल है क्या, तूने तो बहुत अच्छा किया, अपने पीछे इन्फेक्टेड लगे देख के अच्छे अच्छों की पड़ जाती है। वापस आइलैंड जाने का कोई रास्ता नहीं था और मेन लैंड खतरे से भरा था, इसीलिए वो रात को वहीं रुक गए। तभी स्पाइक की नजर दूर कहीं जल रही एक आग पर पड़ी। उसने उत्सुक होकर अपने पिता से पूछा कि ये क्या है, पर जेमी को इस बारे में पता नहीं था। उस रात स्पाइक को एक बुरा सपना आया। उसकी माँ अंधेरे में डूब रही थी। उसने उनका नाम लिया, हाथ बढ़ाया, पर मदद करने से पहले ही वो गायब हो गई। वो डर कर जाग गया, लेकिन असली दुनिया में भी खतरा था। उनके नीचे का कमजोर फर्श अचानक से टूट गया और जहाँ वो बैठे थे उस जगह का एक हिस्सा नीचे गिरने लगा। वो ऐन वक्त पर बच निकले और इस मौत के करीब वाले हादसे ने उनका फैसला और मजबूत कर दिया कि उन्हें फौरन अपने कस्बे की तरफ वापस जाना होगा। किस्मत से उस रास्ते पर अभी पानी कम था और एक पतला सा रास्ता समुद्र से खुला हुआ था। बिना देर किए वो निकल पड़े, चुपचाप और तेज चलकर। जैसे ही वो आइलैंड के करीब पहुंचे तो बाप बेटे दोनों ने चैन की सांस ली, लेकिन उनकी राहत ज्यादा देर तक नहीं टिकी। जंगल से अचानक पक्षियों का झुंड उड़ता हुआ निकला। कुछ तो गड़बड़ है। ये अल्फा था जो पूरी रफ्तार से उनकी तरफ दौड़ रहा था। वो दोनों भागे और आगे आइलैंड का गेट नजर आया। उन्होंने जोर से चिल्लाकर वार्निंग दी, जिसे दीवारों पर खड़े रक्षक ने तुरंत सुन लिया और तीर बरसाने लगा उस खतरे पर। लेकिन ये तीर अल्फा को मारने के लिए काफी नहीं थे। वो वापस से उठ खड़ा हुआ और उनका पीछा करता रहा। अचानक स्पाइक का पैर जवाब दे गया। जेमी और स्पाइक दोनों जमीन पर गिर पड़े और अल्फा उनके बेहद करीब आ गया। तभी दीवार पर मौजूद गार्ड्स ने एक आग से जलता हुआ तीर उस अल्फा के दिल के पार कर दिया। निशाना एकदम सटीक था और अल्फा गिर पड़ा। थोड़ी जांच करने के बाद जेमी और स्पाइक को अंदर लाया गया।
सभी लोगों ने पूरे जोर शोर से उनका स्वागत किया। स्पाइक के लिए पूरा जश्न रखा गया। जेमी ने भी सबके सामने उसकी पूरी तारीफ की और कहानियां सुनाने लगा कि कैसे स्पाइक ने सबको ढेर कर दिया। लेकिन इस शोर शराबे के बीच में भी स्पाइक का ध्यान कहीं और ही था। उसने अपने पिता को एक औरत के साथ चुपके से कहीं जाते देखा। उसने उनका पीछा किया और देखा कि वो एक दूसरे के करीब आ रहे थे। ये देखकर वो अंदर से टूट गया। चुपचाप जश्न को छोड़कर वो अकेला घर लौट आया, उलझन और दुख से भरा हुआ। जब वो घर आया तो सैम वहीं था। स्पाइक उसके साथ बैठ गया। उससे पूछा कि उसकी माँ कैसी है। सैम ने कहा कि ठीक है, वो ठीक हो जाएंगी। तब स्पाइक ने अपने दिल की बात कही। उसने कहा कि ये जश्न झूठा है क्योंकि उसने तो सिर्फ एक इन्फेक्टेड को मारा था और जब वो लोग उसका पीछा कर रहे थे तो वो बहुत डर भी गया था। उसने वो सब बताया जो उसने गाँव के बाहर देखा था। लेकिन उस आग वाली बात के बारे में सुनते ही सैम के चेहरे का रंग बदल गया। फिर उसने उस आदमी के बारे में बताया, डॉक्टर इयन केल्सन, जो कि कभी एक बहुत जाना माना विद्वान डॉक्टर था। केल्सन सालों पहले दुनिया से अलग थलग होके रहने लगा। अगर वो आग आज भी जल रही है तो इसका मतलब है कि केल्सन अभी भी जिंदा है। स्पाइक ने डॉक्टर के बारे में और पूछा क्योंकि अब डॉक्टर्स बचे ही नहीं थे। लेकिन सैम ने ज्यादा कुछ बताने से इनकार कर दिया। अगले दिन जेमी नशे की हालत में घर लौट आया। उसकी खामोशी से थक कर स्पाइक ने उसका सामना किया। उसने कहा कि आपको पता है कि वहाँ एक डॉक्टर रहता है, लेकिन फिर भी अपनी पत्नी को वहाँ नहीं ले जा रहे, दूसरी औरतों के साथ रंगरलियां मनाते फिर रहे हो रात को। इस पर जेमी ने कहा कि वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। सालों पहले एक मिशन के दौरान हम मेनलैंड पर गए थे डॉक्टर को देखने। वो आदमी लाशों से घिरा हुआ था। पता नहीं कितनी सारी लाशें थी वहाँ पर। एक एक करके उन्हें जला रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर शिकन तक नहीं थी और उसने हाथ हिलाकर हमें वहाँ बुलाया। हम बहुत ज्यादा डर गए थे उसे देखकर। वो कोई साइको आदमी है, उसे मौत से डर नहीं लगता। स्पाइक ने पूछा कि अच्छा ये बता दो माँ को क्या हो रहा है। इस पर जेमी ने कहा कि सच बताऊं तो मैं भी नहीं जानता। ये सुनकर स्पाइक गुस्सा हो गया। उसने सीधा कहा कि अपनी पत्नी का ध्यान है नहीं, घूम रहे हो किसी के साथ। ये बात होते ही दोनों बाप बेटे में लड़ाई छिड़ गई। आखिरकार स्पाइक गुस्से में घर से बाहर निकल गया। उस रात स्पाइक ने गाँव के राशन स्टोर में आग लगा दी, जिसके बाद लोग बहुत डर गए। पानी की बाल्टियों से आग बुझाने की कोशिश करने लगे। इस धुएं और अफरा तफरी में स्पाइक को अपनी माँ को लेकर गांव से निकलने का मौका मिल गया। वो उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना चाहता था ताकि उनकी जान बच सके। शाम को वो जंगल के एक हिस्से में रुक गए और एक छोटा सा कैंप बनाया। बातें करते हुए वो लेट गए। स्पाइक ने अपनी माँ से कहा कि आप सो जाइए, मैं पहरा दूंगा। लेकिन फिर धीरे धीरे वक्त के साथ वो खुद भी सो गया। जब वो सो रहा था तो एक इन्फेक्टेड रेंगते हुए उस पर हमला करने आई। वो इन्फेक्टेड बस थोड़ी ही दूर थी कि तभी किसी ने उस पर हमला करके उसे मार दिया। सुबह जब स्पाइक उठा तो वो इसला के पास था। ना तो इसला को याद था और ना ही स्पाइक को कि आखिर इस इन्फेक्टेड को मारा किसने। लेकिन लाश देखकर इसला को कुछ याद आने लगा, जैसे उसने ही उस चीज को मारा हो। मेनलैंड के एक हिस्से में सिपाहियों के एक झुंड पर हमला हुआ। एक अल्फा उन्हें लीड कर रहा था और एक एक करके कई फौजी मारे गए। सिर्फ एक बचा जख्मी, अकेला और दर्द से करहाता हुआ। जंगल के दूसरे हिस्से में इन्फेक्टेड लोग एक नदी में खड़े थे। वो धीरे धीरे चल रहे थे। उनमें एक औरत भी थी जो प्रेग्नेंट है। स्पाइक और इसला अपना सफर मेनलैंड पर जारी रखते हैं। इसला की हालत अभी भी ठीक नहीं थी। उसे कभी भी अजीबोगरीब चीजें दिखाई देने लगती। स्पाइक ने देखा कि उसकी माँ की नाक से खून आ रहा है। उसने फिर एक इन्फेक्टेड को देखा जो उसके सामने से लंगड़ाता हुआ जा रहा था। वो बहुत पतला और टूटा फूटा था। इस कस्बे के गेट पर जैसे ही उसकी लाश जमीन पर गिरी, उसकी आवाज पास के इन्फेक्टेड लोगों के पास पहुंच गई, जिसके बाद एक छोटा सा झुंड उनके पीछे भागना शुरू हो गया। मजबूर होकर स्पाइक और इसला एक पुराने पेट्रोल पंप में घुस गए। यहाँ पर किसी तरह की गैस फैली हुई थी। सांस लेना बहुत मुश्किल हो रहा था और ऊपर से इन्फेक्टेड लोग यहाँ से भी करीब आ रहे हैं। तभी वो अकेला सिपाही भी वहाँ पहुंच गया। उसके गोली चलाते ही गैस ने आग पकड़ ली और इन्फेक्टेड जलकर मारे गए। बाहर निकलने के बाद उन्होंने उस आदमी को देखा जिसने उनकी जान बचाई थी। उसने अपना नाम एरिक बताया। उसकी आंखों में शक साफ दिख रहा था। उसने स्पाइक और इसला को इसलिए बचाया था क्योंकि उसे था कि ये लोग आइलैंड के ही हैं, ये मेरी मदद जरूर करेंगे। एरिक चलना चाहता था पर स्पाइक अपनी माँ को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वो तीनों फिर से जंगल की तरफ चल दिए। एरिक ने इसला को अपनी पीठ पर उठा लिया। रास्ते में एरिक ने बताया कि उसकी टीम का जहाज समुद्र में तूफान से टूट गया। सिर्फ वही बचकर यहाँ तक पहुँच पाया है, बाकी उसके सारे साथी मारे गए। उसने बताया कि अब मेरी जिंदगी भी तुम्हारी तरह यहीं फंस कर रह गई है, क्योंकि एक बार जो इस आइलैंड पर आ जाए वो कभी वापस नहीं जा सकता। बैठकर आराम करते वक्त एरिक ने स्पाइक को अपने फोन में अपनी गर्लफ्रेंड की तस्वीर दिखाई, जिस पर स्पाइक बोला, इसकी शक्ल इतनी अजीब क्यों है। कुछ देर बाद फोन की बैटरी बंद हो गई, जिसके बाद एरिक ने उसे दूर फेंक दिया। आगे बढ़ने पर इसला की थोड़ी तबीयत ठीक हुई और उसने खुद चलना शुरू किया। तभी उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। वो आवाज उसे खींचकर एक पुरानी ट्रेन तक ले गई, जो पेड़ों से घिरी हुई घास से ढकी हुई थी। अंदर जाकर उसने कुछ ऐसा देखा जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। एक इन्फेक्टेड जो कि प्रेग्नेंट थी, वो दर्द से करहा रही थी और उसका बच्चा पैर
पैदा होने वाला था। इसला बिना कुछ सोचे अंदर चली गई और उस इन्फेक्टेड औरत की मदद करने लगी। डिलीवरी आसान रही और एक नया जन्म हुआ। जल्द ही उसने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चा बिल्कुल सही था, उसके अंदर ये बीमारी नहीं थी, पर जैसे ही वो माँ बैठी उसके अंदर की बीमारी जाग उठी और वो इसला पर झपट पड़ी। एरिक ने तुरंत बचाव किया। उसने इसला की तरफ मुड़कर कहा कि इस बच्चे को छोड़ दो, ये खतरा है। इसला नहीं मानी, बच्चे को अपनी गोद में लेकर उसके आगे खड़ी हो गई। उसे पूरा यकीन था कि वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तभी अचानक पेड़ों के बीच से एक अल्फा निकला और उसने पल भर में एरिक को चीर फाड़ दिया। स्पाइक और इसला उसे देखकर भाग निकले। अल्फा उनके बिल्कुल पीछे था। जैसे ही वो उन्हें पकड़ने वाला था, एक आदमी सामने आया, डॉक्टर केल्सन। उसने एक पाइप में फूंक मारकर एक डार्ट सीधा अल्फा को मार दिया। तीर में कुछ तो ऐसा मिला हुआ था कि अल्फा वहीं रुक गया। वो बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। केल्सन ने तुरंत एरिक का सर उठाया और तब स्पाइक को पता चला कि यही आदमी डॉक्टर केल्सन है। उसने अपना नाम बताया और कहा कि हमें आपकी मदद की जरूरत है। डॉक्टर केल्सन उन्हें गहरे जंगल के अंदर ले गया। फिर उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो उन्होंने कभी नहीं सोचा था। उसने खोपड़ियों के एक ढेर का बड़ा पिरामिड बना रखा था। हर खोपड़ी एकदम सोच के सेट की गई लगती थी। एरिक के शरीर को जलाने के बाद डॉक्टर केल्सन ने उसकी खोपड़ी स्पाइक को दी और कहा कि इसे भी पिरामिड में रख दो। स्पाइक अभी भी काफी शौक में था। वो बिना कुछ बोले वही करता गया जो कहा गया। फिर केल्सन बच्चे की तरफ मुड़ा। स्पाइक ने उससे कहा कि बच्चा इन्फेक्टेड नहीं है। ये सुनकर तो डॉक्टर केल्सन पूरी तरह हैरान हो गया। ये एक बड़ी खोज थी, यानी कि अब भी चांस है इंसानियत के बचने का इस आइलैंड पर। लेकिन बच्चे को जिंदा रहने के लिए दूध चाहिए। पानी से वो ज्यादा समय तक नहीं बच पाएगा। डॉक्टर ने इसला की जांच की और उसका चेहरा एकदम गंभीर हो गया। उसने दुखी मन से इसला को बताया कि तुम्हें कैंसर है, जो कि बहुत ज्यादा फैल चुका है। पुराने समय की आधुनिक तकनीक से शायद उसका इलाज हो सकता था, लेकिन पूरी तरह से तो वो तब भी ठीक ना हो पाती और अब तो कोई चांस ही नहीं है। स्पाइक परेशान होकर केल्सन से कहने लगा कि कोई तो रास्ता निकालो, कुछ भी करके मेरी माँ को बचा लो। लेकिन इसला कहीं ना कहीं जानती थी कि वो मरने वाली है। जब स्पाइक रोने लगा तो उसकी माँ ने उसे गले लगा लिया और शांत करने की कोशिश की। फिर उसने वो बच्चा स्पाइक के हाथ में दिया। डॉक्टर केल्सन उसके पास आया। उसने इसला को बताया कि मैं तुम्हें एक बिना दर्द की मौत दे सकता हूँ, कोई तकलीफ नहीं होगी, बस तुम आराम से सो जाओगी। जब इसला ने हामी भरी तो उसे एक इंजेक्शन दिया गया। इसला बिना किसी दर्द और डर के चल बसी। स्पाइक उस वक्त वहाँ नहीं था, वो बच्चे के साथ थोड़ा दूर रहा। थोड़ी देर बाद केल्सन ने उसे उसकी माँ का स्कल पकड़ाया। स्पाइक ने उसे उठाया और पिरामिड पर चढ़कर सबसे ऊपर रख दिया। उसने धीरे से कहा कि माँ, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा। जैसे ही सुबह हुई उन्हें महसूस हुआ कि अल्फा वहाँ आ चुका है। वो बहुत ज्यादा गुस्से में था। डॉक्टर केल्सन स्पाइक और बच्चे को लेकर जमीन के अंदर छुप गया, लेकिन अल्फा ने केल्सन को पकड़ लिया। स्पाइक ने तुरंत एक बेहोश करने की दवाई उठाई और उस क्रीचर में घुसा दी, जिससे केल्सन की जान बच गई। केल्सन ने स्पाइक का शुक्रिया अदा किया और कहा कि अब तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। स्पाइक अपने सफर पर निकल गया और लगभग 28 दिन बाद वो अपने कस्बे के गेट तक पहुंचा। वहाँ उसने बच्चे को एक नोट के साथ छोड़ दिया। उस नोट में लिखा था कि मुझे मत ढूंढना, बस इस बच्चे का ख्याल रखना। उसने उस बच्ची का नाम भी लिखा, इसला, अपनी माँ के नाम पर। समुद्र के उस पार जिमी अपने बेटे को दोबारा से नहीं खोना चाहता था, लेकिन लहरें बहुत तेज थी, पार करना मुमकिन नहीं। वो जोर जोर से चिल्लाकर स्पाइक तक पहुंचने की कोशिश करता रहा, पर उसकी आवाज लहरों में दब कर रह गई। उसका बेटा पहले ही जा चुका था। जंगल में स्पाइक अकेला छोटी सी आग पर मछली पका रहा था। तभी खतरा वापस आ गया। एक इन्फेक्टेड चुपके से उसकी तरफ आया, लेकिन स्पाइक ने उसे मार गिराया। फिर और इन्फेक्टेड आ गए और जैसा उसके पिता ने सिखाया था, स्पाइक धड़ाधड़ तीर चलाता रहा। तभी कोई दूसरा आदमी आया और उसके शिकार की तारीफ करने लगा। बहुत सारे इन्फेक्टेड अब उनके पीछे आने लगे। स्पाइक लगभग घिर चुका था, भागने का कोई तरीका नहीं। तभी वो आदमी अपने बाकी साथियों के साथ लड़ाई में कूद पड़ा और सभी इन्फेक्टेड लोगों को खत्म कर दिया। उस आदमी ने अपना नाम जिमी बताया। उसने स्पाइक से कहा कि अगर तुम अकेले हो तो हमारे साथ रह सकते हो। तो चलो, स्पाइक को भी अपना नया घर मिल गया। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।